हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा पर निकले हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ने बहुत ही अच्छे ढंग से 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद देख लिया है और उसके बाद आज हम अगला पार्ट देखेंगे अनुच्छेद 200 सॉरी 101 से लेकर 200 तक। तो यह भी पार्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला अनुच्छेद 201, यह हमारा सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद से 101 से। तो यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 101, यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोई सांसद इस्तीफा देता है या अयोग्य घोषित होता है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। यदि कोई सांसद जो है कि इस्तीफा देता है या अयोग्य घोषित हो जाता है किसी कारणवश, तो उसकी सीट जो है कि खाली हो जाएगी। यह अनुच्छेद 101 कहता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2, सांसद बनने की अयोग्यता की शर्तों को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे सांसद जो होते हैं उनकी अयोग्यता को निर्धारित किया गया है। अगर उनमें किसी भी प्रकार की कमियां हैं तो उन्हें जो है कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद है 103। इस अनुच्छेद में देखिए क्या बात कही गई है कि सांसद की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यानी कोई सांसद किस तरीके से अयोग्य घोषित किया जाता है, इसका जो निर्णय है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अयोग्यता का निर्धारण। अगला है 204 अनुच्छेद 104, सांसद अयोग्य होते हुए वेतन या अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकता। अगर सांसद अयोग्य हो गया तो वह वेतन या अधिकारों का उपयोग किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। आप सबके सामने अगला अनुच्छेद है 105, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और शक्तियों का वर्णन। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उनके शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 106, सांसदों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था की गई है। जो सांसद होते हैं उनके वेतन और भत्तों की व्यवस्था की गई है। इसको आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल है 107, संसदीय विधेयकों को संसदीय विधेयकों को लाने और परिभाषित करने की प्रक्रिया। यानी संसदीय विधेयक को लाना है, किस तरीके से उनको परिभाषित करना है, यह जो बात लिखी गई है अनुच्छेद 107 में लिखी गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 108, दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। यानी जब दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 108 में। अब देखिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 109। इसको आप बिल्कुल डिटेल्स में पढ़िएगा। अनुच्छेद 109 और 110, ये समझ लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त विधेयकों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110, वित्त विधेयकों की परिभाषा दी गई है। यानी कि वित्त विधेयक कौन से विधेयक होंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं उसमें जैसे कर से संबंधित हो और निराकरण लिखा हो, उत्साधन हो, इस तरीके की बातें हो कर से जुड़ी हुई, तो उसको हम वित्त विधेयक की श्रेणी में रखते हैं। इसी की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 109 जो है वित्त विधेयकों के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 110 जो है कि वित्त विधेयकों की परिभाषा दी गई है, किस तरीके से उनको परिभाषित किया जा सकता है कि यह विधेयक वित्त विधेयक है। अगला अनुच्छेद है 111, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 111 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 112, भारत का वार्षिक बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक जो है कि भारत का वार्षिक बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय अनुच्छेद के 112 में। अगला अनुच्छेद है 113, वित्त विधेयक पर संसद की स्वीकृति की प्रक्रिया। वित्त विधेयकों
वित्त विधेयक पर संसद की स्वीकृति की प्रक्रिया, यानी कि वित्त विधेयक है अगर उस पर जो है कि संसद की स्वीकृति आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, यहाँ पे यह बात कही गई है। तो जहाँ तक आप सब जानते हैं कि स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला है अनुच्छेद 114, संसद द्वारा व्यय की स्वीकृति। संसद द्वारा व्यय की स्वीकृति दी जाएगी अनुच्छेद 114 के तहत। अगला अनुच्छेद है देखिए 115, अतिरिक्त या अनुपूरक व्यय का प्रावधान। 115 में अतिरिक्त या अनुपूरक व्यय का प्रावधान किया गया है। अगला है 116, अनुदान की वोटिंग से पहले सरकार खर्च कर सकती है, वोट ऑन अकाउंट, यानी कि अनुदान की वोटिंग से पहले सरकार खर्च कर सकती है, इसे क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट। यह बात 116 में कही गई है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं 117। अगला आर्टिकल है 117, वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान। वित्त विधेयक है जो उनसे संबंधित विशेष प्रक्रिया होती है, जो विशेष प्रावधान होते हैं वह 117 में किए गए हैं। तो 109, 110, 117 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनुच्छेद 109, 110, 117 इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हो जाते हैं जितने भी पार्लियामेंट के आर्टिकल हैं, लेकिन विशेष रूप से इनका ध्यान रखिएगा आप सब। अब देखते हैं अनुच्छेद 118, संसद की कार्य प्रणाली और नियमों की व्यवस्था। अनुच्छेद 118 के तहत संसद की कार्य प्रणाली और उनके नियमों की व्यवस्था की गई है। अगला अनुच्छेद है 119, संसद की संयुक्त बैठक के संचालन के लिए विशेष प्रावधान। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, तो संयुक्त बैठक के जो संचालन के लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान एक आर्टिकल 119 के तहत किया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 120, संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगी। जो पार्लियामेंट है उसकी कार्यवाही जो है हमारी, वह संसद में का जो कार्यवाही है हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है। लेकिन अगर किसी को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो वह अपनी मातृभाषा में जो है कि संवाद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष से। तो वह अपनी मातृभाषा में भी बात कर सकता है या फिर संवाद कर सकता है। अगला आर्टिकल है 121, संसद में न्यायिक आचरण पर चर्चा प्रतिबंधित है। संसद में न्यायिक आचरण पर चर्चा प्रतिबंधित है अनुच्छेद 121 के तहत। अगला है 122, संसद की कार्यवाही को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर संसद की कोई कार्यवाही है, किसी भी प्रकार का मतभेद हुआ है, तो उसके क्या है कि किसी भी अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह बात कही गई है आर्टिकल 122 में। अगला देखते हैं 123, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में न हो। तो यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है कि अनुच्छेद 123 में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 124, यहाँ से जो है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से आपका सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत, या फिर भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगला है अनुच्छेद 125, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा तय होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका वेतन संसद के द्वारा तय किया जाएगा। अनुच्छेद 126, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। यानी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 126 में कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अब देखिए अनुच्छेद 127, विशेषज्ञ प्रयोजन हेतु अतिरिक्त जज की नियुक्ति, यानी कि अतिरिक्त जज है जैसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाएगी। अगला है कि सेवानिवृत्त जज को विशेष मामलों में बुलाया जा सकता है। अगर कोई विशेष केस है, कोई विशेष मामला है, तो अनुच्छेद 128 के तहत जो न्यायाधीश हटाए जा चुके हैं, जो अपने पद से चले गए हैं, वह दोबारा बुलाए जा सकते हैं अनुच्छेद 128 के तहत। यानी 128 में यह प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट अवमानना के तहत सजा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए सजा दे सकता है। यानी अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अवमानना के तहत सजा दे सकता है, यानी सजा सुना सकता है।
अगला है अनुच्छेद 130, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में होगा। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय जो होगा वह दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए आपके सामने है अनुच्छेद 131, राज्यों के बीच राज्य और केंद्र के बीच संवादों पर सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। 131 में मूल क्षेत्राधिकार की बात कही गई है कि राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो गया या केंद्र के बीच कोई विवाद हो गया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कि मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, यानी मूल अधिकार का प्रयोग करेगा अपना जो होता है। अगला आर्टिकल है 132, उच्च न्यायालय से संविधान से संबंधित मामलों में अपील, यानी कि उच्च न्यायालय से संविधान से संबंधित मामलों में अपील की जा सकती है अनुच्छेद 132 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 133, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगला आर्टिकल है 134, फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, यानी फौजदारी मामले में उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह बात अनुच्छेद 134 में कही गई है। अब देखिए अनुच्छेद 135, पूर्व स्वीकृत क्षेत्राधिकार की बहाली, यह बात कही गई है। अगला है 136, विशेष अनुमति याचिका SLP द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील, यानी विशेष अनुमति याचिका के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। अगला है अनुच्छेद 137, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 137, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की पुनरावृत्ति कर सकता है, यानी कि अगर कोई मामला है किसी भी प्रकार से अगर गलत निर्णय लिया गया है तो उसे सुधारा जा सकता है, यानी पुनरावृत्ति की जा सकती है अनुच्छेद 137 के तहत। अगला है 138, संसद सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों का विस्तार कर सकता है, यानी कि संसद सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों का विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 139, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अन्य शक्तियां प्रदान की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अन्य शक्तियां प्रदान की जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अन्य शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। यह बात अनुच्छेद 139 में कही गई है। अगला है अनुच्छेद 140, अन्य पूरक शक्तियां संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। अन्य पूरक शक्तियां संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की जा सकती है अनुच्छेद 140 के अनुसार। अगला अनुच्छेद है आपके सामने 141, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होंगे वह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है। अगला है अनुच्छेद 142, संपूर्ण न्याय देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को होगी। संपूर्ण न्याय देने की शक्ति जो है 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और जितने सारे न्यायालय हैं वह सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अगर कोई मामला है, कोई ऐसी चीजें हैं जो कि परामर्श मांगने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है किसी विशेष मुद्दे पर। अनुच्छेद 144, सभी प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी होगी। जितने भी न्यायाधिकरण प्राधिकरण है उनको सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी होगी अगर कोई मामला है तो। अनुच्छेद 145, सुप्रीम कोर्ट के कार्य और नियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कार्य और जो नियम है वह संसद द्वारा बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 145 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 146, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा। अनुच्छेद 146 में सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा की बात कही गई है। इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल है 147, संविधान की व्याख्या में कठिनाई होने पर मार्गदर्शन। संविधान की व्याख्या में अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, अगर इस पे मार्गदर्शन की जरूरत है तो वह सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा। यह बात 147 में कही गई है। अनुच्छेद 148, यहाँ से आपका हो जाएगा CAG स्टार्ट। CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात कही गई है। अगला है अनुच्छेद 149, CAG के कर्तव्य संसद द्वारा तय किए जाएंगे। CAG के जो कार्य हैं और कर्तव्य हैं वह संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, तय किए जाएंगे।
अगला है अनुच्छेद 150। लेखा तैयार करने की विधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। अगर किसी भी प्रकार का लेखा तैयार करना है तो वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे 151। आर्टिकल 151, अनुच्छेद 151। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष संसद में रखी जाएगी। जो कैग की रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति के समक्ष संसद में रखी जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 152। अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 152 के तहत देखिए अनुच्छेद 153। यहाँ से आपका राज्यपाल शुरू हो जाता है। राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह बात कही गई है 153 में। अनुच्छेद 153 में यह कही गई है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला अनुच्छेद है 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होगी, यह बात कही गई है अनुच्छेद 154 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि ऐसे ही पूछा गया था पीसीएस में, आरओ में। तो ऐसे ही संविधान से रिलेटेड जैसे 152 आर्टिकल दे दिया था, उसके बारे में कुछ बातें कह दी गई थी। 153 हो गया, 154 हो गया। इस तरीके से आपको जो है कि मिलान करने के लिए आ सकते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा हर आर्टिकल को। जैसे सीएजी के सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। राज्यपाल के हो गए, राष्ट्रपति के हो गए, संसद के हो गए और पंचायती राज के हो गए, जो पंचायत से रिलेटेड है। तो इनसे जो है कि कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो इनको आप जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, और आप बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो भी काफी हद तक आपकी चीजें सही हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी हर आर्टिकल आपको। तो एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब देखिए अनुच्छेद 156। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर रहेगा। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर रहेगा, यानी कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। इनका कोई नियत समय नहीं होता है। अगला है अनुच्छेद 157। अब देखते हैं आर्टिकल 157। तो राज्यपाल बनने की योग्यताएं तय की गई हैं। कुछ योग्यताएं राज्यपाल बनने के लिए तय की गई हैं, इनको आप सब देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपको रिवाइज करना, कि हर आर्टिकल आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए कम समय में। अगला है अनुच्छेद 158। राज्यपाल को लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करना चाहिए। यानी कि राज्यपाल जो है वह किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, यह बात कही गई है अनुच्छेद 158 में। अगला है 159। राज्यपाल पद ग्रहण करते समय शपथ लेगा। तो राज्यपाल पद ग्रहण करते समय शपथ लेगा, तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 159 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 160। राज्यपाल के कार्यों की व्याख्या राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल के जो कार्य हैं उसकी जो व्यवस्था है वह राष्ट्रपति करता है। अगला है अनुच्छेद 161। राज्यपाल क्षमा दंड माफी दे सकता है। इसे एक विशेष शक्ति दी गई है, यानी विशेष प्रावधान, विशेष प्रकार का जो है कि विवेकाधिकार दिया गया है, या विवेक से राज्यपाल क्षमा दंड माफी दे सकता है। अनुच्छेद 162। राज्य की कार्यपालिका शक्ति और उसका विस्तार। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति और उसका विस्तार की बात कही गई है। अनुच्छेद 163। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति करता है उसी तरीके से जो है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करेगा। इसके लिए राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और उनकी जो है कि स्वीकृति लेकर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 165। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का मुख्य विधिक सलाहकार होगा।
या देखिए अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता राज्य का मुख्य विधिक सलाहकार होगा। यह बात कही गई है 165 में। अगला है अनुच्छेद 166 राज्य के कार्यों को करने की प्रक्रिया बताई गई है कि राज्य किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसकी प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 166 में। अगला है अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री की राज्यपाल को कर्तव्यों की जानकारी देना। मुख्यमंत्री की राज्यपाल को कर्तव्यों की जानकारी देना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 हर राज्य में विधायिका होगी, विधानसभा या द्विसदनी। हर राज्य में विधायिका होगी, या तो वह एक विधानसभा सिंगल होगी या फिर द्विसदनी होगी, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। अनुच्छेद 169 राज्यसभा को समाप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 169 में राज्यसभा को समाप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। अब देखिए अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना और सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना और सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है। इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना और सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई। जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद है। बस यही अंतर है कि वह जो है कि भारत से रिलेटेड है, संसद से रिलेटेड है, और यहाँ पे विधानमंडल से रिलेटेड है, राज्य सरकार से रिलेटेड है। आगे देखिए अनुच्छेद 172 अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा व विधान परिषद सदस्य का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होगा। विधानसभा व विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 173 राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता। राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता, कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उनका होना आवश्यक है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल सदन का सत्र बुला सकता है। राज्यपाल सदन का सत्र बुला सकता है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का संदेश और भाषण देने का अधिकार। राज्यपाल को संदेश और भाषण देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला अनुच्छेद देखिए आपके सामने है अनुच्छेद 176 प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेगा। प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेगा। अगला है अनुच्छेद 177 मंत्री व महाधिवक्ता की सभा में भागीदारी का अधिकार। मंत्रियों व महाधिवक्ता की सभा में भागीदारी का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 177 के तहत। अब देखिए आप सबके सामने अनुच्छेद है 178। अनुच्छेद 178 में देखिए क्या कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग व पद से हटाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद त्याग है पद से हटाया जाएगा, यह बात कही गई है अनुच्छेद 179। अगला है अनुच्छेद 180। अनुच्छेद देखिए 180 में क्या कहा गया है, पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के कर्तव्यों की व्यवस्था। यानी कि अगर किसी कारण से पद रिक्त हो गया है तो अध्यक्ष का जो पद है, उनका कर्तव्य है, उसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 180 के तहत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 181 सदस्यता के दौरान अध्यक्ष की निष्पक्षता का सिद्धांत। सदस्यता के दौरान अध्यक्ष की निष्पक्षता का सिद्धांत अनुच्छेद 181 में कहा गया है। अनुच्छेद 182 अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 183 इनका पद त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया। विधान परिषद और जो सभापति उपसभापति हैं, उनको पद से हटाने और उनका जो त्याग पत्र देने की प्रक्रिया 183 में कही गई है। अगला है अनुच्छेद 184 185। अनुच्छेद 184 रिक्ति की स्थिति में कार्यभार की प्रक्रिया। रिक्ति की स्थिति में कार्यभार की प्रक्रिया अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 185 विधानमंडल के कार्यों में अध्यक्षता का प्रावधान। विधानमंडल के कार्य में अध्यक्षता का प्रावधान अनुच्छेद 185 में किया गया है। अनुच्छेद 186 अनुच्छेद 186 वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 187 विधानमंडल सचिवालय की संरचना की बात की गई है। जैसे देखिए कि वहां पे 98 के तहत सचिवालय था संसद में, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए राज्य की जो प्रक्रिया है, उसी तरीके से यहाँ पे जो राज्य विधानमंडल है
यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 187 के तहत विधानमंडल के सचिवालय की संरचना की बात कही गई है, अनुच्छेद 187 के तहत। अगला है अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ। सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता के शपथ की बात कही गई है अनुच्छेद 188 के तहत। देखिए अनुच्छेद 189, विधानमंडल की बैठकों की प्रक्रिया। विधानमंडल की बैठकों की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जो बात कही गई है वह आर्टिकल 189 के तहत कही गई है। अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 190 यहाँ पे देखिए त्याग पत्र व पद रिक्त होने की प्रक्रिया। अगर त्याग पत्र देना है और पद रिक्त होना है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 190 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 191, विधानसभा सदस्य बनने की अयोग्यता। यानी विधानसभा सदस्य बनने की अयोग्यताएं कुछ निर्धारित की गई हैं, यहाँ पे 191 के तहत यह बताई गई है। अगला अनुच्छेद है 192 सॉरी, अयोग्यता पर निर्णय राज्यपाल लेगा। अगर किसी भी प्रकार की अयोग्यता है, इसका निर्णय जो है कि राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा। अनुच्छेद 193, गैर सदस्य का सदन में बैठना दंडनीय होगा। अगर मान लीजिए कोई सदस्य है जिसके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, ना ही वह सदस्य है, तो उसका जो है कि सदन में बैठना दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 193 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 194, विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार। विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद विशेषाधिकार से संबंधित जो चीजें हैं, बातें कही गई हैं, वह अनुच्छेद 194 के तहत कही गई हैं। अनुच्छेद 195, विधानमंडल सदस्यों के वेतन व भत्ते। विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते जो निर्धारित किए जाएंगे या फिर कुछ भी होगा, यह बात कही गई है 195 यानी अनुच्छेद 195 के तहत। अगला अनुच्छेद है 196, विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करने की प्रक्रिया। विधेयकों की प्रस्तुति किस प्रकार से की जाएगी और उनको पारित किस तरीके से किया जाएगा, यह बात कही गई है अनुच्छेद 196 में। अगला अनुच्छेद है 197, दोनों सदनों में विधेयकों के मतभेद का समाधान। दोनों सदनों में विधेयक के मतभेद का समाधान अनुच्छेद 197 के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 198, वित्त विधेयक की प्रस्तुति। वित्त विधेयक की प्रस्तुति अनुच्छेद 198 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 199, वित्त विधेयक की परिभाषा। यानी 199 के तहत वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी वित्त विधेयक की परिभाषा बताई गई है, जैसा कि वहां बताया गया था 110 में, जो भारत का संसद है वहां पे। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 200, राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति, अस्वीकृति या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल के पास यह विशेषाधिकार है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, पहली कंडीशन, अस्वीकृत यानी कि नहीं दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 3 प्रकार की प्रक्रियाएं जो है कि यह गवर्नर के पास होती हैं। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला पार्ट जब आएगा हमारा, तो आएगा 201 से लेकर 300 तक, और जब लास्ट बचेगा 301 से 395 तक, उसको हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।